आता है इसी टॉपिक क्लास में। जो BCBSE स्टूडेंट है क्लास 10th के, उन सभी का 15 जुलाई यानी कि कल 15 जुलाई 2024 को SST का पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होकर आते हैं और इस बार आने के पूरे चांसेस है, तो इन क्वेश्चनों को जोड़ के चले जाना और अपनी तैयारी भी अच्छी रखना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो आंसर के साथ करवाए जाएंगे, पूरी वीडियो एंड तक देख लेना। उसके अलावा जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्सक्राइब जो कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, शेयर जो करना और लाइक जो करना। जब वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसका फर्स्ट पार्ट खंड कै, जो हमने खंड कै था वो पूरा करवा दिया था, 20 क्वेश्चन करवा दिए थे MCQ वाले, और आपको पेपर पैटर्न भी हमने समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं, इसका फर्स्ट पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लेना। अब इसमें बात करते हैं सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो हम सीधे चलते हैं अपने खंड ख पर, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें यहाँ पे देखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इसमें ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किस प्रकार रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लो इसमें आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी क्यों है, बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आ जाए तो आप इसमें ये लिख सकते हो, पॉइंट अभी बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो रीढ़ की हड्डी किस प्रकार है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब इसका आंसर देख, तो यहाँ पे देखते हो किस प्रकार है भारतीय अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी। तो इसमें आप आंसर दे सकते हो, इसमें क्या है, कृषि रोजगार उपलब्ध करवाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की 2/3 आबादी कृषि गतिविधि में लगी हुई है, इसलिए कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो रीढ़ की हड्डी किस प्रकार है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो कृषि रोजगार है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, यानी भारत में जो कृषि गतिविधि बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पे उपभोग के लिए भोजन का उत्पादन करता है, ठीक है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, यानी जो विभिन्न उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल प्राप्त करवाता है। निर्यात के लिए कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं, यानी जो निर्यात के लिए जो कृषि उत्पाद होते हैं ना, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, ये सब उत्पाद करवाता है भारत। राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। इस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है। अगर आपका इसमें आ जाए रीढ़ की हड्डी किस प्रकार है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो आप ये पॉइंट लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 23वां। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार में महिलाओं की भूमिका। और महिलाओं की भूमिका पक्का आपका आता है क्वेश्चन ना क्वेश्चन। तो अगर 19वीं सदी में आ जाए कि भारत में मुद्रण संस्कृति में प्रसार में महिलाओं की भूमिका क्या होगी, तो आपको इसमें आंसर पता है क्या लिखना है, ये लिखना है। अब यहाँ पे याद रखो, जब भी भारत की मुद्रण संस्कृति के प्रसार का आ जाए 19वीं सदी का, तो आपको लिखना है महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी जाने लगी। अपने जीवन के अनुभवों पर यहाँ पे लिखा, अपने जीवन के अनुभवों पर महिलाएं उपन्यास आदि लिखने लगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पंडित रमाबाई, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने उपन्यास लिखे, ठीक है। 19वीं सदी में अपने उपन्यास लिखे थे। ताराबाई शिंदे, रस सुंदरी देवी, पंडित रमाबाई, इन्होंने अपने उपन्यास लिखे, ठीक है, अपने जीवन के ऊपर। विभिन्न पत्रिकाओं में महिलाओं के शिक्षा के महत्व पर लेख लिखे जाने लगे, यानी जो पत्रिकाएं थी उसमें महिलाओं की जो शिक्षा का महत्व था उसके ऊपर लेख लिखे जाने लगे। महिलाएं अपनी आत्मकथा लिखने लगी। विभिन्न पत्रिकाओं ने ऐसे पाठ्य सामग्री को शामिल किया जो घर बैठे स्कूल शिक्षा में सहायक है, यानी जो घर पर बैठ कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। महिलाओं द्वारा पहले लिखा, महिलाओं द्वारा सांप्रदायिक पत्रिकाओं और औरत की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मामलों पर लेख चलाए गए थे, यानी महिला के ऊपर ही थे सब कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तृतीय क्षेत्र आपका आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का आपका कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें ये लिखाना। तृतीय क्षेत्र में क्या, तृतीय क्षेत्र एक सेवा क्षेत्र जिसमें अस्पताल, बैंकिंग, भंडारण, परिवहन, शैक्षिक संस्था, संचार, व्यक्तिगत सेवाएं आती हैं। यानी कि जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें आप क्या, अस्पताल, बैंक, शिक्षा, संचार, ये सारे शामिल होते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधि होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, यानी कि जब तृतीय क्षेत्र सहायता करेगी तो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा। और यह गतिविधि उत्पादक प्रक्रिया में सहयोग करती है। सेवा क्षेत्र आय के स्तर के साथ विकसित हुआ, यानी जो सेवा क्षेत्र है वो आय के साथ साथ विकसित होता है, यानी आय भी बढ़ती है और विकसित भी होता रहता है, ठीक है। ये क्षेत्र, ये इस तरीके से आपको पॉइंट लिख देना है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन, शहरों और कस्बों में असहयोग आंदोलन का धीमा क्यों पड़ गया, यानी जो असहयोग आंदोलन है धीमा क्यों पड़ गया शहरी और कस्बों में, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, इस बार देखते कितने नंबर का आएगा। ठीक है, आना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। शहरों कस्बों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया? खादी का कपड़ा मिलों की तुलना में प्राय महंगा होता गया और गरीब उसे नहीं खरीद सकते, यानी जो खादी का कपड़ा था बहुत अधिक महंगा होता गया, जिसकी वजह से गरीब उसे नहीं खरीद पाए, इसलिए जो कस्बों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। लोग फिर से मशीन से बना कपड़ा लेने लगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन तभी तो किया गया था, मशीनों के ज़्यादा कपड़े की बिक्री महंगे बिक रहे थे, इसलिए किया गया था ना इसी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे मशीनों से बने कपड़ों का ही दोबारा प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि जो आपके खादी कपड़े थे वो ज़्यादा महंगे थे, गरीब इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ठीक है, ये विद्यार्थी और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में लौटना आरंभ कर दिया, यानी जो शिक्षक थे विद्यार्थी उन्होंने वापस स्कूल में आने लग गए, वकील दोबारा स्कूल अदालत में जाने लग गए थे, ये सब थे। ठीक है, जो पहले घटनाएं होती वो उसका विपरीत है। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि वकीलों ने अदालत छोड़ दी थी, स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते थे। ये धीमा इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोबारा जाने लगे। ठीक है, वापस उन्होंने जो खादी का कपड़ा था उसको छोड़ दिया, वापस मशीनी कपड़ों का उपयोग करने लगे। इस तरीके के आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और संविधान अवज्ञा आंदोलन ने व्यापारिक वर्ग की भागीदारी को स्पष्ट कीजिए। व्यापारिक वर्ग की भागीदारी को स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या लिखोगे कि संविधान अवज्ञा आंदोलन में व्यापारिक वर्ग की भूमिका क्या है। भूमिका में लिखोगे जो भारतीय उद्योगपति का वर्ग होता है वह अपने व्यापार का विस्तार करने के उत्सुक था, यानी जो भारतीय उद्योगपति थे वह चाहते थे कि अपना उसका व्यापार हो, उद्योगपतियों का व्यापार हो, अपने आप का व्यापार चाहते थे। ठीक है, उन्होंने अब औपनिवेशिक नीति के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की जो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, नहीं वे चाहते थे कि वे विदेशी वस्तु है उनके आयात से उन्हें सुरक्षा मिले। ठीक है, वह यहाँ पे क्या लिखा, वह रुपया स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा अनुपात में सुरक्षा चाहते थे जो आयात को हतोत्साहित करे। व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने भारतीय उद्योगपति एवं व्यापारिक कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन किया, यानी इन्होंने एक गठन किया था इंडस्ट्री का नाम, जिसका पूरा नाम ये है, यहाँ पे देखते हैं दी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपका सिंपल का सिंपल ये लिख देना अगर व्यापारिक वर्ग का आ जाए तो। ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है टाइम लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हो उन्होंने संविधान अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था व्यापारियों ने। ठीक है, उन्होंने वित्तीय सहायता दी और आयातित सामान जो आयातित सामान था उनको खरीदा और बेचने में इनकार कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। ठीक है, इनकार कर दिया था, ये है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, देख सकते हो। किसी भी विकास गतिविधि के लिए संसाधन आवश्यक क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे 2 नंबर या 3 नंबर के पूछा जाएगा कि संसाधन आवश्यक क्यों है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, देश के विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, स्थिर विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, पारिस्थितिक संतुलन के लिए संसाधन की आवश्यकता है। ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अब अगला, भारतीय अर्थशास्त्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 101% आ सकता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, यानी जो प्रभाव थे वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर वो क्या क्या थे देखते हैं। उपभोक्ता को फायदा, यानी जो उपभोक्ता थे उनको फायदा होता है वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा हुई थी, बहुत ज़्यादा उत्पाद आ रहे थे वैश्वीकरण के कारण। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे सभी देश मिल रहे थे उनमें जो व्यापार थे वो बहुत अधिक विकसित हो रहे थे, यहाँ के लोग वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, इसलिए व्यापार की जो गुणवत्ता उसमें सुधार होने लगा। उनकी जो कीमत है वो कम होगी, जब ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, यही होता है। उच्च जीवन स्तर हो गया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होने मिलने लगे वो बहुत कम कीमत पर। ठीक है, उनका जीवन अच्छा हो गया। नई नौकरियां उत्पन्न, क्योंकि जब विदेशी कंपनी किसी देश में निवेश करेगी, उसमें व्यापार करेगी, तो जाहिर सी बात है उस देश के लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ पर नौकरी उपलब्ध होगी। ये पॉइंट्स है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखने हैं। इन सेवाएँ देखते हैं इसने सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए, यानी कि जो सेवाएं प्रदान करी थी कंपनी उनके लिए भी अवसर पैदा करे वैश्वीकरण ने, क्योंकि जब उनको ही कंपनी को फ़ायदा होगा तभी जाकर वो नौकरी बढ़ाएगी। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको इस तरीके से लिख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करता है। इस गठन की न्यायपूर्वक पुष्टि की, यानी जो लोकतंत्र है ये एक जिम्मेदार और वैधिक सरकार गठन करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये बताना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। लोकतंत्र सरकार नागरिकों के प्रति सरकार और जवाबदेही ठहराने के लिए तंत्र विकसित करता है। नीचे में बोला गया है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह नागरिकों के प्रति सरकारों को जवाबदेही ठहराने के तंत्र विकसित करते हैं। जो नागरिक है ना उनके प्रति सरकार ने जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार नागरिक पूछे तो सरकार को जवाब देना चाहिए, तुरंत जवाब देना चाहिए। ये ऐसा तंत्र विकसित करती है लोकतंत्र सरकार। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा
चुनी गया सरकारी तंत्र न प्रक्रिया, लोगों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें लोग मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो नागरिक को निर्णय लेने में भाग लेने के लिए तंत्र विकसित करती है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जो लोकतंत्र है ना, उसमें निर्णय लेने के लिए ऐसे नहीं लिया जाता भी लोकतंत्र में कुछ भी निर्णय लिया जाएगा एक प्रणाली में लिया जाएगा, एक प्रक्रिया में लिया जाएगा, ठीक है। निर्णय हमेशा ऐसे ही लिया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र मतलब है लोकतंत्र सभी का एक साथ होना, ठीक है। लोगों द्वारा ली जाने वाली राय, ठीक है, सलाह इस तरीके से, ठीक है। प्रमुख नीति और कानून पर खुली सार्वजनिक बहस होगी, सभी को बताया जाएगा, ठीक है। नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी का अधिकार, नागरिकों को अधिकार है कि सरकार उनके कामकाज को जान सके कि सरकार में क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये नागरिकों की बीच समानता को बढ़ाता है, नहीं जो ये लोकतंत्र है नागरिकों की बीच समानता को बढ़ाता है। लोकतंत्र लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी, नहीं जो लोकतंत्र है वो लोगों की जरूरतें पूरा करता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा करना उनका अधिकार लोकतंत्र में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यह पारदर्शी है क्योंकि नीति लोगों के अनुसार बनाई जाती है, यानी कि जो लोकतंत्र है पारदर्शी है, इसमें जो नीति होती है लोगों द्वारा ही बनाई जाती है, इसमें इस तरीके के हैं, ठीक है। इसमें एक वैध सरकार होती है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गया हमें पता है, एक दो देख लेते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान की व्याख्या कीजिए, यानी जो किसी देश है उसकी आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं वह सरकार अधिकांश संपत्ति के मालिक होते हैं, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र उसमें होते हैं उसमें जो ज़्यादातर संपत्तियाँ होती है उस पर जो अधिकार होता है वो सरकार को होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो अधिकांश संपत्ति होगी उसमें अधिकांश अधिकार सरकार का होगा और सभी सेवाएं प्रदान करती है वो, ठीक है, सरकार। उचित मूल्यों की राशन की दुकानें होती है, यानी जो उचित मूल्य की राशन की दुकान होती है जैसे कि आप अभी सरकार के द्वारा मिलता है ना अनाज वो लेने जाते हैं वही। सब्सिडी मूल्य पर व्यापारों को सहायता होगी, जो सब्सिडी दी जाती है व्यापारियों को वो। स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं उपलब्ध करवानी, जो स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अच्छी करवाना होता है, उपलब्ध करवाना होता है, ठीक है। रेलवे डाक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, जो रेलवे और डाक है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। जैसे रेलवे में रेलवे चलती है डाकघर यानी जिसमें डाक पहुँचाया जाता है फिर वो आपको पहुँचाते हैं डाकिया, ठीक है। ये सिर्फ जैसे मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि उनका कल्याण करने के लिए भी काम करता है। उद्योगों का विकास, यानी ये उद्योगों का विकास करता है सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। बस यही क्वेश्चन थे, बाकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 1851 की वियना संधि के लिए की गई निर्णय का वर्णन, ये 1815 की वियना संधि आएगा ही, तो इसमें आपको सिर्फ ये याद कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट 1 2 3, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वैसे इसको बता देते हैं। वियना संधि क्या 1815 में वियना संधि नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आई, यानी जो नेपोलियन संधि थी 1815 में आई थी नेपोलियन युद्ध के दौरान, ठीक है, यूरोप में आई थी। और अधिकांश परिवर्तन में इसका उद्देश्य से तैयार की है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बुर्बरो राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अबदस्त कर दिया गया था सत्ता में बहाल हो गया और फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को खो दिया, नहीं जो कब्जा किया गया था नेपोलियन ने वो खो दिया था, ठीक है, इनके आने से बुर्बरी राजवंश से, ठीक है। भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राजाओं की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी, कि राजा ने एक श्रृंखला स्थापित की थी, ठीक है। इस तरीके होगा। प्रशंसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए, जो पश्चिमी सीमाएं थी उन्हें नए क्षेत्र प्रदान किए गए थे कि इसका क्षेत्र ये है आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से। और जो रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था जबकि पर्सिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा दिया गया था, ठीक है। ये आपके हिस्से है जो रूस को पोलैंड दिया गया था इसको ये दिया गया था, ठीक है, पर्सिया को ये इस तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये वाला आप खुद कर लेने तो आपको पता ही होगा कि यूरोप के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाई कौन कौन सी थी 1830 के दशक में। तो 1830 के दशक में जो यूरोप के सामने कठिनाई आई थी वो थी 19वीं सदी में जो पूरे यूरोप में जनसंख्या की भारी वृद्धि हुई थी, जनसंख्या बहुत अधिक विस्फोट हो गया था जनसंख्या का, एक तरीका कह सकते हैं विस्फोट, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी। अधिकांश देशों में जो रोजगार थी वह नौकरी चाहने वाली थी, यहाँ पे ज़्यादातर नौकरियाँ चाहने वाली थी, जो अधिकांश देशों में जो उपलब्ध नौकरियाँ थी वो चाहने वाली थी, जो लोग चाहते थे वही उन्हें मिल रही थी, ठीक है। इस तरीके से ग्रामीण इलाकों से आबादी भीड़ भाड़ वाले झुग्गियों में रहने के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, यानी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो शहर में आ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा। तब बना के भी लिख सकते हो कि किसान संपत्ति करो दायित्व के बोझ तले संघर्ष करते रहे, ठीक है। इस तरीके से खाद्य पदार्थ की कीमतों में वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थ की कीमत भी बढ़ेगी, ठीक है। एक वर्ष में खराब फसलों के कारण शहर और देशों में बड़े पैमाने पर गरीबी फैल गई, नहीं कि जैसी जनसंख्या बढ़ेगी तो आयात उसमें जो फर्क गया हुआ है जो आपकी खाद्य पदार्थ है वो तो उतने ही रहेंगे ना, वो थोड़ी ना बढ़ेंगे, तो उनकी कीमत एकदम से बढ़ गई और जो फसल है वो ख़राब होने के कारण वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा फैल गई। इस तरीके से आपको पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है।
बाकी ये आपका देख सकते हैं, बस इतना ही था। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार का महत्व, व्यापार का क्या महत्व होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये बतानी। जो व्यापार होता है वह निर्यात और आयात का घटक होता है, ठीक है। किसी देश के व्यापार की उन्नति के लिए आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। लोगों, राज्यों, देश के बीच आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। जो लोगों, देश के बीच आदान प्रदान होते हैं ना, वो व्यापार होता है, ठीक है। ये समुद्री, वायु, भूमि मार्ग के मध्य से भी होता है व्यापार। बस आपको व्यापार के बारे में बता दें, व्यापार में होता क्या है। जैसे कि इसमें जो निर्यात का मूल्य, आयात के मूल्य से अधिक होता है। जो निर्यात का मूल्य होता है ना, जो मंगाते हैं, जो आयात का मूल्य होता है उससे अधिक होता है, इसलिए सबको बोला गया, ठीक है। और ये रत्न, रसायन, आयोडीन आदि जैसे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मध्य से बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जित करने, बहुत ज़्यादा मुद्रा कमाता है ये। इस तरीके से आपके पॉइंट है, ठीक है। बस यही आपके इंपॉर्टेंट थे। बाकी आपको और कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। बाकी कोशिश करेंगे आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले आए, ठीक है। इन्हें कर लो, ये आपके आ सकते हैं। और बाकी अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखना, ठीक है। बाकी आपने कोई चैप्टर ना किया हो तो एक बार कमेंट में बता देना, कोशिश करेंगे उसकी वीडियो हम ला दें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पर, ठीक है। और वीडियो को शेयर जो कर देना। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।